Hello बच्चों, welcome to chemistry का सागर by सागर वर्जातिया and in this you will going to study the NCERT वाला one shot of aldehyde ketones and carboxylic acid। तो देखिए बड़ा आसान काम कर दिया मैंने। अब आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी वीडियो से आपका पूरा एनसीईआरटी पोर्शन मैं कवर करने वाला हूँ। सो इट्स अ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। आपको हर चीज मैं बहुत इत्मीनान से और प्यार से समझाऊंगा, तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो अगर हम शुरुआत करें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे यूनिट खोलते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात पता चलती है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स कैसे दिखते हैं। तो देखो बेटा, ऐसी बात है कि जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें जो मेन चीज आपको याद रखनी है, दीज ऑल हैव अ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन देम। कार्बोनिल ग्रुप कैसा होता है? हाँ जी, सी डबल बॉन्ड ओ। तो ये इंट्रोडक्शन में आप नोट कर लीजिएगा। अब सी डबल बॉन्ड ओ पे अगर एक तरफ H लगा है तो ये एल्डिहाइड हो गया। अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं जैसे CH3 लगा है तो ये कीटोन हो गया। ओइक एसिड क्या होता है? ओइक एसिड हो गया सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH और एक तरफ एल्काइल ग्रुप। तो हम लोग ये तीन बेसिकली देखने जा रहे हैं। ये देखिए, ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा कीटोन, दोनों तरफ आर आर ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ आर होता है, दूसरी तरफ OH होता है। एनहाइड्राइड्स की बात करें तो COOCO, दिस इज द एनहाइड्राइड। और एसिड क्लोराइड की बात करें तो जैसे हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का देखा था ना, COOH, उस OH की जगह यहाँ पे X आ जाता है। जैसे आपने मोस्ट कॉमनली RCOCl जरूर सुना होगा, एसिड क्लोराइड। तो ये कुछ बेसिक कॉमन नेम्स हैं। ईस्टर्स एमाइड्स तो ये फिर से फंक्शनल ग्रुप हो गए, और ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद रखने चाहिए, किसी ना किसी एंगल से पूछा जा सकता है। सिनेमा एल्डिहाइड तो आपको एल्डोल में मिल जाएगा, अभी आगे चलकर आपको पता चलेगा। सैलिसिलिक एल्डिहाइड अगर आप एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ चुके हैं तो याद करिए, जो रीमन टीमन रिएक्शन होती है उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं। और एक वेनिलिन। ये कुछ कॉमन नेम्स हैं बेटा, जरूर याद रखना, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। So the most important topic when we are dealing with the organic chemistry like halogenes, halorine, alcohol, phenol, कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो क्या होता है? उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, है ना। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कह रहा है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। कह रहा है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द यूनिट 11। तो क्या हम भी ये कहकर आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कैसे होता था। तो हम पहली रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिख रहे हैं कि बेटा देखो, ऐसा है कि जब आप 1 डिग्री एल्कोहल लेते हो RCH2OH, बड़े प्यार से लिख रहा हूं मैं ताकि आप भी नोट्स बना लो, और अगर बने बनाए हैं तो इस वीडियो को आप लोग 1.5x में दौड़ा लो, जैसी आपकी इच्छा। हम बाबा तो है नहीं, हमें क्या पता कि यहाँ पे कौन बच्चा है जो पहली बार पढ़ रहा है और कौन बच्चा है जो क्या कर रहा है, 1.5x में देखना चाहता है। बाबा तो है नहीं, बाबा जाने मन की बात। तो यहां से क्या होगा, O से H और OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक H निकल जाएगा। निकलने के बाद हमें क्या मिलेगा, RCHO। पर चूंकि जो तुमने ये रिएजेंट यूज किया है K2Cr2O7 और H2SO4, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन को RCHO पे नहीं रोक पाता, ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और आपको RCOOH दे देगा, यानी कि एसिड। अब तुम घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, तुम कहोगे सर हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और आप हमको बना कर दे रहे हैं एसिड। अरे भैया, एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोक दो भाई। तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोकने का एक ही रास्ता है कि अगर आपने RCH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन PCC के प्रेजेंस में कराई तो वो RCHO देगा।
फिर वो RCOH पे कन्वर्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका PCC है, फुल फॉर्म मालूम है? मालूम है तो बोलो वेरी गुड, नहीं मालूम है तो वेरी बैड, अभी तक पता हो जाना चाहिए था। PCC का फुल फॉर्म होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। फॉर्मूला लिखना चाहे तो भैया लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है C5H5N डॉट CrO3 डॉट HCl। सो इट्स पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब देखिए बेटा, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये सिर्फ एल्डिहाइड पे रिएक्शन को आके रोक देगा, इसके आगे आप इसको ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। तो एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अमाइंस। और कीटोन्स कैसे यहां से प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया होता, ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल मैं बना रहा हूं आर आर, ठीक है, एक कार्बन के पास H है और दूसरे कार्बन के पास OH है। अब आपने इसको अगर ऑक्सीडाइज कर दिया तो क्या होगा? फिर से यहां से H, 2 H निकल जाएंगे, एक O वाला H और OH के बगल में जो कार्बन है उससे एक H। ये जब निकल जाएगा यानी कि भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, तो आपको क्या मिल रहा है? गौर करिए, आपको ये बेटा कीटोन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कीटोन मिल रहा है। वेरी गुड। So basically 2 degree alcohols on the oxidation gives ketone and 1 degree alcohols on the oxidation gives aldehyde। क्लियर होती है बात? नोट्स बना लिए, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट भी बना सकते हो। और अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक को सामने रखो, ये चीजें वहीं पे आप लिख लो जैसे मैं लिख रहा हूं। क्लियर? लेकिन इट्स बेटर कि अगर आप एक कॉपी लेकर करें, क्योंकि देखो मेरे पास ऑप्शन है, मैं अभी यहाँ डिलीट मारूंगा और नेक्स्ट रिएक्शन समझा दूंगा। फिर आप अगर लिखते रहोगे तो एकदम सब गुचुड़ मुचुड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुचुड़ मुचुड़। और उस गुचुड़ मुचुड़ में आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला बच्चों। हाँ, तो ऑक्सीडेशन भाई क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। अगर आपके बच्चों में अगर ये घूम रहा है कि जो ये कीटोन नामक चीज है कि तुम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगी, तो नहीं होगी जब तक ड्रास्टिक कंडीशन नहीं होगी। ड्रास्टिक कंडीशन होगी तो पोपॉफ्स रूल होता है, वो हम यहां पर अब नहीं समझाएंगे, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं। पोपॉफ्स रूल लगता है तो आपका कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। लेकिन अनटिल अनलेस ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब कह लो थोड़ी सी हीट कह लो, थोड़ा सा साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कह लो, तब जाकर कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन होना इसका असंभव होता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए क्या आता है, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें क्या करते हैं हम? कॉपर विद 573 केल्विन लेते हैं। ये क्या करता है? H2 मॉलिक्यूल को निकाल देता है। तो भी जैसा सेम प्रोसीजर हमने लिखा था कि प्राइमरी एल्कोहल्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो कीटोन देते हैं। सेम काम यहीं पे करना है, क्योंकि वहां पे भी H2 निकल रहा था, यहाँ पे भी H2 निकलेगा, बस रिएजेंट का फर्क आ जाएगा। कॉपर 573 केल्विन इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एक रिएक्शन लिखकर दिखा देता हूं कि CH3 CHOH, ठीक है, ये इथेनॉल है। अगर हमने इस पे Cu 573 केल्विन डाल दिया, क्या होगा? OH वाला H और OH जिससे कार्बन से जुड़ा है उसका एक H निकलकर CH3CHO बना देगा। कहानी खत्म। क्लियर? नेक्स्ट आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में आता है सबसे पहला प्रोसीजर। इसमें दो मेथड्स हैं। पहला है बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। इट इज द सेम रिएक्शन व्हिच वी हैव स्टडीड इन द क्लास 11th, बट स्टिल आई एम गोइंग टू रिवाइज इट। इसमें जिंक डस्ट के साथ जब रिएक्शन होती है तो ओजोनाइड टूट जाता है। कैसे टूटता है और कैसे होती है रिएक्शन, जरा आप गौर डालिएगा तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा। एक रिएक्शन लेकर चलते हैं। लेट्स से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है जिसकी रिएक्शन हम लोग ओजोन से कराने वाले हैं, यानी कि O3। तो सबसे पहले यहाँ पे ओजोनाइड बनता है। इस तरीके का एक प्यारा सा सुनहरा सा घर बनाइएगा। O3 O3 O3। ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है इस ओजोनाइड के अंदर फंसा दीजिएगा। इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास दो हाइड्रोजन है
तो यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिए, उसके दूसरी तरफ वाले कार्बन के भी पास भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा दिए। और अब जिंक डस्ट के साथ हम लोग रिएक्शन कर देंगे, Zn डस्ट। जिंक डस्ट के साथ जब भी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड निकल आएगा। कैसे निकलेगा बेटा? ये जो तुमने ओजोनाइड बनाया था ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। जैसे ही जिंक डस्ट इसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा ये टूट जाएगा। टूटने का तरीका मैं बना रहा हूं, देखिए ये पूरा ऐसे टूट रहा है। ये वाला जो ऊपर जो ऑक्सीजन बच रहा है ये जिंक के साथ निकल के बाय बाय टाटा बोल रहा है। और यहां पर क्या बच रहा है? SCHO और SCHO, यानी कि 2 मोल्स ऑफ SCHO आपके पास बच रहे हैं। बच्चों ये रहा ओजोनोलिसिस करने का तरीका, और उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है। जोन सा भी एल्कीन आपको दिया जाए, जोन सा भी आपको एल्कीन दिया जाए, उसके डबल बॉन्ड को तोड़ो, एक तरफ ओ लियो, दूसरी तरफ ओ दियो और निकल लियो। तीनों है, ओ दियो निकल लियो, ओ दियो निकल लियो। अब कुछ भी हो, आपको एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, एल्डिहाइड कीटोन का मिक्सचर भी मिल सकता है। लेट्स से टेक सम अनदर एग्जांपल, इट्स CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। जैसे ये एक एल्कीन है और इसका आपको ओजोनोलिसिस करना है, ठीक है बच्चों, आराम से देखिएगा। सबसे पहले हमने O3 के साथ रिएक्शन कराई। O3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में ओजोनाइड बना था, हम यहाँ पे एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा घर बना लेंगे। इस ओजोनाइड के अंदर हम वो कार्बन एटम्स को घुसा देंगे जो डबली बॉन्डेड है। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स ये रहे आपके पास, इधर सी इधर सी। इस वाले सी के पास एक तरफ H है और एक तरफ CH3 है। इस वाले सी के पास दोनों तरफ CH3 है। क्या बात है! फिर से जिंक डस्ट के साथ हमने रिएक्शन कराई, ZnO निकल जाएगा, ये रिंग टूट जाएगी, टूट जाएगी। ये वाला ऑक्सीजन जिंक के साथ बाय बाय, ZnO निकल रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या बचा? 1 कार्बन एटम CH3, सेकंड कार्बन एटम CHO, यानी कि CH3 CHO। साथ में क्या मिल रहा है? 1 2 3 एसीटोन CH3 CO CH3। अब आइए डायरेक्ट मेथड देखते हैं। अगर तुमने इसको डायरेक्ट कर रहे होते तो क्या करना था? तुम्हें डबल बॉन्ड तोड़ना था, जहां डबल बॉन्ड है उसको तोड़ना है, उसके बगल वाले कार्बन को देना है और उसके बगल वाले कार्बन को देना है। ओ दो निकल ले, तो क्या बन रहा है? CH3 CHO। देखो उस तरफ क्या बन रहा है? CH3 CHO। इस साइड क्या बन रहा है? CH3 CO CH3। खत्म खत्म, है ना सिंपल। वीडियो को पॉज करके आराम से इस 2 रिएक्शंस को नोट कर लेना, हम जब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट हमें हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस कह रहा है, उसको समझाने के लिए हमें चाहिए होगी थोड़ी सी जगह, और इस थोड़ी सी जगह के लिए हमको थोड़ा सा मिटारना मुटूरना पड़ेगा। जब तक तुम लोग बगल में हनी सिंह का कोई गाना सुन लो, फर्स्ट किस उसका आया है, अच्छा गाना है ना, इंट्रोड्यूसिंग इप्सिता। ओके, सो हियर वी आर रेडी। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, क्या कहता है ये बुक, इस बुक का देखो खास बात ये कह रहा है, ये भी आपने यूनिट 11 में मतलब पढ़ा हुआ है, क्लास 11th में, तो वहीं से जाकर देख लो। आधी चीजें तो ये ऐसे ही बोल देते हैं कि हमने यहाँ पढ़ाई थी वहां पढ़ाई थी, वहां जाकर देख लो। तो आदमी क्या NCERT खोलता और बंद कर देता है, कहता है अरे जा रहे तू तू तेरा काम कर। चलो भैया हाइड्रेशन की करते हैं रिएक्शन। अब हाइड्रेशन रिएक्शन कैसे होती है जरा गौर से समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने एक एल्काइन ले लिया, छोटा सा सुंदर टिकाऊ, नाम है इथाइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के लिए ये 2 चीजें जरूरत पड़ती हैं, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। ये मिक्सचर बेसिकली वाटर प्रोवाइड करेगा, यानी कि वाटर बोले तो H और OH। अब एडिशन रिएक्शन होती है तो डबल बॉन्ड एक टूट जाता है,
एक डबल बॉन्ड टूट गया, एक तरफ H आ गया, एक तरफ OH आ गया, पानी का हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस मतलब पानी ऐड हो रहा है। अब देखो तुमको जो ये मिला इसको बोलते हैं इनॉल, क्योंकि अगर तुम इसका नामकरण करोगे, अगर IUPAC में आप थोड़ा बहुत जानकार हैं तो ये 1 ये 2, इसका नाम हो गया एथ इनऑल। तो ये जो इनॉल होता है ये अनस्टेबल होता है, तो ये टॉटोमराइज हो जाएगा, टॉटोमराइजेशन, ये टॉटोमराइज हो जाएगा, बीच में ऐसे रिवर्सिबल का साइन आएगा क्योंकि इनॉल और कीटो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, टॉटोमराइजेशन में होता क्या है, इसके लिए मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, व्हाट इज टॉटोमराइजेशन। किसी को बहुत ज़्यादा गच हो रही हो ये समझने की कि व्हाट इज हैपनिंग इन द टॉटोमराइजेशन, हाउ इट हैपेंस, तो इसके 2 पार्ट्स हैं। जस्ट गो एंड सर्च इट आउट, टॉटोमराइजेशन केमिस्ट्री का सागर, यू विल गेट टू नो। तो यहाँ पे हम छोटा सस्ता सुंदर टिकाऊ मेथड अपनाते हैं। टॉटोमराइजेशन कैसे होगा, OH का H उस कार्बन के पास जाएगा जिससे वो नहीं जुड़ा, बदले में ये डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ आ जाएगा, तो कहानी बनेगी इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और ये बन जाएगा CHO, तो CH3CHO विल बी द आंसर। जरूरी नहीं कि एक एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाए, तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। तो लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हमने रिएजेंट क्या डाला, Hg2+ और H+। ये क्या सिंबलाइज करता है कि आपने HgSO4 और H2SO4 लिया है। अब ये करने क्या वाला है, ये करने वाला है कि पानी प्रोवाइड करने वाला है। अब पानी में से निकलेगा एक H और एक OH, तो ये तो अनसिमेट्रिकल एल्काइन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो या एल्काइन हो, वो किसकी बात मानते हैं एडिशन के दौरान, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, गरीब को गरीब कर दो, अमीर को अमीर कर दो। तो यहाँ पर गरीब कौन है, कौन सा कार्बन तुम्हें गरीब लग रहा है हाइड्रोजन के टर्म्स में, ये वाला। तो इसके पास आ जाएगा OH, तो बन जाएगा CH3 COH, एक बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड CH2। फिर से अगर आप IUPAC के थोड़े से विशेषक हैं, इसका नाम डालेंगे 1 2 3, इसका नाम आप डालेंगे प्रोप। 1 पे इन है, 2 पे ऑल है। कहने का मतलब है आपको इनॉल मिल गया, और जैसे इनॉल मिलेगा वो अनस्टेबल होता है और वो टॉटोमराइज कर जाएगा, और जैसे ही टॉटोमराइज करेगा वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेटा कीटो फॉर्म कैसे निकलेगा, OH का H इस कार्बन के पास जाएगा जिससे वो नहीं जुड़ा, बदले में डबल बॉन्ड उधर आ जाएगा, तो बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड CH3, एसीटोन बन गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कैसे करते हैं। HgSO4 H2SO4 जहां मिलेगा पानी ऐड होगा, अगर अनसिमेट्रिकल है मार्कोनिकॉफ रूल लगाना, उसके बाद टॉटोमराइज कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आपने अभी तक जितने मेथड्स पढ़े, ये 3 मेथड्स, इन तीनों में क्या था, आपको एल्डिहाइड भी मिल रहा था, कीटोन भी मिल रहा था, लेकिन अब हम लोग स्पेसिफिक हो जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आ रही है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, तो इट इज फ्रॉम दी रोजेनमंड रिडक्शन। पहला है रोजेनमंड रिडक्शन, इसमें क्या लेते हैं हम, एसिड क्लोराइड लेते हैं, हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटलिस्ट। यार देखो H2 के साथ जब तुम निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, तो वो क्या करता है, रिडक्शन ही का काम करता है, रिडक्शन ही का काम करता है। तो यहाँ पे देखो H2 था, तो H2 हमने ले लिया, यहाँ से HCl निकल गया, उसके बदले H आ गया, तो क्या बना, बेंजाइल्डिहाइड, और HCl हट गया। अब इस प्रोसेस की खास बात क्या है, यहां पर नहीं लिखी है, मैं बता देता हूं। यहां पे तुम लोगों ने पैलेडियम के साथ BaSO4 क्यों लिया, क्योंकि ये जहर का काम करेगा। यहां पर 2 चीजें और नहीं लिखी हैं। पहली बात, एक सॉल्वेंट यूज होता है यहां पे जिसका नाम है बॉइलिंग जाइलिन, ये आप लोग लिख सकते हैं, इसका काफी इंपैक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे एक सल्फर या क्यूनलीन नाम का एक और पॉइजन डलता है, जो कि बेरियम सल्फेट को, उसके एक्शन को इनहेंस करने के काम आता है। प्लेडियम जो कि
हाइड्रोजन के साथ लिया गया था ताकि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन दिखा सके। वो क्या करता, वो इस पर्टिकुलर चीज को CH2OH पे जाकर रोकता। बात समझिएगा मेरी, आपको अल्कोहल मिलने वाला था। अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन और कैटलिस्ट लेते तो इसका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपको CH2OH देता। लेकिन हमको रिएक्शन बीच में रोकनी है, एल्डिहाइड पे रोकनी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कैटालिटिक मिक्सचर को थोड़ा सा जहरीला करना पड़ेगा, उसके कैटालिटिक मिक्सचर को थोड़ा सा कमजोर करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों ने बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल किया। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बेरियम सल्फेट इस जहर का काम करेगा, CHO पे आने पे रिएक्शन को रोक देगा। अब हो सकता है VSO4 एक टाइम पे आने पे अपना असर कम कर दे, इसलिए हम बैकअप के सल्फर या क्यूनोलिन डाल देते हैं। ये भी पॉइजन का काम करते हैं और वो इंश्योर रखते हैं कि बेरियम सल्फेट अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी सॉल्वेंट यहाँ पे बॉइलिंग ज़ैलीन आप चाहो तो लिख दो, चूंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखी तो आप इग्नोर भी मार सकते हैं। So this method, Rosenman detection, has been asked in the various examinations, whether it is NEET, JEE, ISC, CBSE, कुछ भी हो, जरूर आती है भैया। अब जैसे CBSE में इन लोगों ने घुमा कर पूछा गया है। कैसे पूछा है, एक रिएक्शन आई थी बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बेंजोइक एसिड टू बेंजाइल्डिहाइड। सोच के देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे आप। अगर सोच है तो सोच है। तो आप ये देखिए, बेंजोइक एसिड में कभी कभार बच्चे डायरेक्टली रोज़ेनमंड लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। हम लोग बेंजोइक एसिड में सबसे पहले डालेंगे SOCl2। SOCl2 लाएगा बेंजोइल क्लोराइड। ये याद रखना, रोज़ेनमंड सिर्फ एसिड क्लोराइड के लिए एप्लीकेबल है। यहां पर फिर तुम रिएजेंट डालोगे, क्या क्या डालोगे बेटा, मेरे साथ रिपीट करो। H2 के साथ PD, और PD किसके साथ है, किसके साथ पेस्ट बना रहा है, BaSO4, और सल्फर, और बॉइलिंग ज़ाइलीन। और जब ये चीजें डाल देंगे तो बस आंखें बंद करेंगे और आपके सामने बेंजाइल्डिहाइड गर्मा गर्म बेंजाइल्डिहाइड मिलेगा। खाना तो खा लेना। Bad joke. So this is benzoic acid to benzaldehyde. Now proceeding on to the next method is from nitriles and esters. तो यहाँ पर जो मेन काम और नाम रूल हो रहा है, दैट इज दी स्टीफन रिएक्शन। तो ये नेमिंग रिएक्शंस आपको मैं क्लियर करते जा रहा हूँ साथ साथ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि क्या दिक्कत है। मैं उस डाउट को उसी समय सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढ़कर उसको रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। तो कभी भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिख दीजिए और बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, रिवीजन करने में मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही, पढ़ने में मज़ा आ रही कि नहीं आ रही, या कुछ ऐसा लग रहा है कि आज कुछ नया मिलेगा सीखने को है। ठीक है। सो नेक्स्ट, नाइट्राइल्स के साथ कैसे रिएक्शन हो रही है, स्टीफन रिएक्शन कहते हैं भैया। S फॉर स्टीफन एंड S फॉर SnCl2। तो SnCl2 यहाँ पर मेन रिएजेंट है जो कि HCl के साथ रिएक्शन दिखा रहा है। अच्छा देखो, इन दोनों का मिक्सचर हमने लिया क्यों, SnCl2 और HCl, ये लोग बेटा आपस में मिलकर बनाएंगे SnCl4 प्लस 2 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन। बेटा ये जो 2 टाइम्स नेसेंट हाइड्रोजन आपको मिल रही है, ये काम करेगी रिडक्शन का। तो स्टीफन रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करना है तो ये काम कर जाएगा, 2 मोल्स नेसेंट हाइड्रोजन। तो SnCl2 plus HCl is basically providing what, 2 moles nascent हाइड्रोजन। अब RCN का फॉर्मूला तुम लोग को पता है कैसे लिखा जाता है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब CN के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर एक H इधर लटक जाएगा और झूलेंगे चाऊ 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 चाऊ। तो देखो जैसे ही RCN का एक ट्रिपल बॉन्ड टूटा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ गए और इसको बोलते हैं आइमाइन फॉर्मेशन। आइमाइन फॉर्मेशन है ना। सो देखिए, द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिटन, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू द कोरस्पॉन्डिंग आइमाइन विद द स्टेनलेस क्लोराइड यानी कि SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl।
अब बेटा इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो RCHO मिल जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से। ये रहा RCH डबल बॉन्ड NH। अब ये बताओ कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये दोनों के बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा। दो बॉन्ड टूट रहे हैं तो 2 बार पानी डालना पड़ेगा। तो इस कार्बन के पास 2 OH आएंगे और इस वाले नाइट्रोजन के पास पानी के 2 हाइड्रोजन आएंगे। अब आप खुद सोचिए, जब RCH के पास 2 OH आएंगे तो एक कार्बन पे 2 OH टिकते नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बच रहा है? RCHO और प्लस NH3। यार एनसीईआरटी ने बाय प्रोडक्ट तक नहीं बताया यार, डेट्स टू बैड, है ना? सो आई होप यू मस्ट बी क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, सो प्लीज राइट इट डाउन। और मैं इसको अब हटाने की कोशिश करता हूँ। तक 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 तक। एक रिएजेंट है जिसका नाम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, डिबाल एच। इसको इस्तेमाल करने से तुमने जो ऊपर काम किया था वो तुरंत एक ही स्टेप में हो सकता है। RCN इन द प्रेजेंस ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल। अच्छा, आइसोब्यूटाइल क्या होता है? बनाकर दिखा रहा हूं मैं। दिस इज आइसोब्यूटाइल और ये एक एल्यूमिनियम से जुड़ा है। डाई आइसोब्यूटाइल का मतलब एल्यूमिनियम बीच में है और उसके दोनों तरफ डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है। ये रहा एल्यूमिनियम। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ओके, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर। याद रखना ज़रूरी नहीं है, आपको बता दिया जस्ट, कई बच्चों को दिक्कत होती है। तो ये फर्दर फिर से आइमाइन में रिड्यूस करता है और आइमाइन फर्दर हाइड्रोलिसिस करके एल्डिहाइड बनाता है। तो स्टीफन के बदले आप इस रिएजेंट का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। इस बात का सबूत एनसीईआरटी ने नीचे दिया है कि हमने अगर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम यहाँ पे रखा है तो डिबाल एच लेने पे डबल बॉन्ड एटम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एज इट इज रहेगा। ईस्टर्स भी डिबाल एच से रिड्यूस्ड हो सकते हैं। ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा और एक H यहाँ पर आ जाएगा, तो C2H5OH एज अ बाय प्रोडक्ट मिल सकता है आपको। तो ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा ईस्टर ही लो। यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल के तौर पे बहुत बड़ा ईस्टर लिया है, आप कोई भी छोटा मोटा ईस्टर भी ले सकते हो। उसमें डिबाल एच डालोगे तो यू विल गेट दी हाइड्रोजन, मतलब एल्डिहाइड और एक अल्कोहल मिलेगा। So now further proceeding to the next method of preparation is that from hydrocarbon. From hydrocarbons में सबसे पहले आता है by the oxidation of methyl benzene. ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन अगर हम बात करें, देखो एक मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप एल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको बेंजोइक एसिड मिलता है। आई होप अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप इसको जरूर नोट करेंगे। अब वो एल्काइल बेंजीन कोई भी हो, इथाइल बेंजीन हो, प्रोपाइल बेंजीन हो या सिर्फ मिथाइल बेंजीन हो, वो बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टॉलिन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू द बेंजोइक एसिड। However, it is possible to stop the oxidation at the aldehyde stage with suitable reagents. अब तुम PCC का इस्तेमाल मत कर देना क्योंकि यहाँ पे बेंजीन वाला है। ये एलिफेटिक में होता था और वो भी अल्कोहल्स में होता था। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं सर PCC डाल देंगे हो जाएगा काम। अरे नहीं भैया, वो RCH2OH में जब हम PCC डालते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में जब हम PCC डालते हैं तो RCHO पे रिएक्शन रुकती है ना। यहाँ पे आप अलग सिनेरियो देख रहे हैं, आप एल्काइल और नीचे बेंजीन रिंग देख रहे हैं और वो कह रहा है कि वो फर्दर और जब ऑक्सीडाइज्ड होता है तो वो सीधा बेंजोइक एसिड देता है। हालांकि इंटरमीडिएट में बेंजाइलडिहाइड बनता है लेकिन रिएक्शन वहां पे स्टॉप नहीं होती क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो अगर आप रिएक्शन को बीच में रोकना चाहें तो आप क्या करेंगे वो यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों। आइए देखते हैं।
द वेरी फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम दी क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। याद करो, ये रटने वाला मेथड है भैया। ये जो रिएक्शन है इसका नाम है इथार्ड्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन है टॉलीन में? जब हम CrO2Cl2 लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द नॉन पोलर सॉल्वेंट CS2, तो यहां पर आपको एक ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है CHO CrOCHCl2 का होल स्क्वायर। फिर जब हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बेंजाइलडिहाइड मिलती है। तो अब क्या है कि इसको याद करने का मैंने एक आसान तरीका निकाला है, ठीक है। मेरे साथ आप लोग इस रिएक्शन को देखना। हमने क्या लिया है, हमने एक बेंजाइलडिहाइड हमने एक टॉल्यून लिया है और टॉलीन में हमने CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड लिया है। और CrO2Cl2 को तुम लोग अगर गौर से देखो, इसकी देखो मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हट रहे हैं, जिसके बदले CrO2Cl2 में सबसे बीच में क्या है? O। इस O को बाहर रीअरेंज करके ऐसे लिख दो, एक O को बाहर लिख दो और एक O को एकदम लास्ट में लिख दो। बीच वाले को उठाकर एक पहले और एक आखिरी में डाल दो, और जो आखिरी वाला O है वो ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा जो कि तुमने हटाया था। तो OCrCl2OH ये इसके साथ जुड़ जाता है। ये बस याद रहेगा आपको, तो लाइफ आपकी जी गलाला। OCrCl2OH, नीचे भी OCrCl2OH। तो दिस इज द ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच हैज बीन फॉर्म्ड। तो चाहे ये लिखो चाहे NCERT वाला लिखो, बात एक ही है बच्चों, ठीक है, दोनों सही हैं। अब आप इसका जब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, फिर से पानी के यहाँ पे 2 बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तो पानी के 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो इस कार्बन पे जो कि बेंजीन के साथ कार्बन लगा है उसके साथ 2 OH जुड़ेंगे। अब 2 OH टिकते नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और आपको CHO मिल जाएगा। बाकी एक बाय प्रोडक्ट है, लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो ना लिखो। NCERT ने नहीं लिखा, आप भी इग्नोर मार सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द बाय यूज ऑफ द क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। तो चलिए CrO3 क्या कर रहा है, CrO3 को हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अच्छा, एनहाइड्राइड का काम क्या होता है? एनहाइड्राइड का काम होता है पानी निकालना, और क्रोमिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। CrO3 इस रिएक्शन में क्या करेगा, 2 मोल्स नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और एनहाइड्राइड क्या करेगा, पानी निकालेगा। तो मैं बताऊं ये रिएक्शन कैसे होगी, बहुत मजा आ जाएगी बच्चों। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बेंजाइलडिहाइड बनाएंगे, है ना। बेंजाइलडिहाइड को बड़ा एकदम प्यार से बना दिया मैंने, बेंजाइलडिहाइड कह रहा हूँ, टॉलीन को मैंने थोड़ा सा प्यार से बना दिया, एक तरफ H2 रख दिया है, और ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे किस तरह से पानी निकाल सकते हैं। और ये रहा एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम है। देखिए बच्चों किस तरह से, कितनी खूबसूरती से मैं पानी निकाल रहा हूँ, क्या निकल गया। अब जब पानी निकल गया और ऊपर से बेटा CrO3 डाले हो, ये 2 मोल नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ठीक है, देगा। तो एक O इधर आ जाएगा, एक O इधर आ जाएगा, तो ये दोनों बेंजीन के साथ जुड़ जाएंगे। देखिएगा बच्चों किस तरह से जुड़ने वाले हैं। CH था, यहां पर आ गया OCOCH3, नीचे भी आ गया OCOCH3। अब यहां पर आ जाइए, जो आपकी बुक में लिखा है देखिए वही चीज लिख दी है मैंने। अब फिर से इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो CH के पास 2 OH आएंगे, 2 OH में से ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बेंजाइलडिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट कम्स द मोस्ट easiest method to convert toluene to benzaldehyde। आप इसको याद रख सकते हैं for the conversion basis पे, क्योंकि आ सकता है कि जैसे ही हमने इसमें साइड चेन क्लोरीनेशन किया, साइड चेन क्लोरीनेशन करने के लिए HNU का जरूरत पड़ता है, याद रखना HNU। FeCl3 मत डाल देना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे फ्री रेडिकल उत्पन्न हो रहा है Cl डॉट, जो कि बेंजाइलिक कार्बन पे जाकर बैठ रहा है। चाहे तो तीनों हाइड्रोजन को हटाकर तीनों क्लोरीन ला सकते थे, लेकिन 2 की जरूरत है फिलहाल,
तो 2 Cl आ गए, ठीक है बच्चों, 2 हाइड्रोजन हटे, 2 Cl आ गए, फिर हमने पानी डाल दिया या एक्वस क्यूएच डाल दो, तब भी काम बन जाएगा। तो होगा क्या बेटा कि यहाँ पे जब तुम 2 Cl डालोगे तो यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे, और फिर वही बात है कि 2 OH तो टिकते नहीं है। जब 2 OH टिकते नहीं है तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट, बाय गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। गेटरमैन-कॉच रिएक्शन ये आपसे मुंह से, एकदम मुंह से बोलकर पूछता है एग्जामिनर, बाय गेटरमैन-कॉच रिएक्शन को पता क्या होती है वो। तो इंपॉर्टेंट है अपने टर्म्स में। हमने यहाँ पे CO और HCl एज अ रिएजेंट लिया है नाइट्रस Cl के प्रेजेंस में। अब देखो क्या है कि CO और HCl काम क्या करते हैं, CO और HCl बना देते हैं HCOCl, फॉर्मिल क्लोराइड। AlCl3 का जिंदगी में काम होता है लुईस एसिड की तरह बिहेव करना। AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट होता नहीं है, भूखा प्यासा होता है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो Cl से कहता है आ बेटा तू मेरे पास आ। वो जैसे ही उसके पास जाता है इसका बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है, तो ये बन जाता है CHO पॉजिटिव, और ये CHO पॉजिटिव बेंजीन के ऊपर आकर जुड़ जाता है। भैया बेंजीन तो फेमस है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो वो इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट कर लेता है, इसलिए CHO जुड़ जाता है। बोलो समझ में आई, कोई शक आई? वेरी गुड। सो नेक्स्ट कम्स ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम दी एसिड क्लोराइड्स। तो फिर से एसिड क्लोराइड्स का प्रयोग किया जा रहा है बच्चों। यहां पर देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CdCl2 के साथ रिएक्ट करके पहले डाई एल्काइल कैडमियम बना रहा है। R2CD क्या है, डाई एल्काइल कैडमियम, और ये डाई एल्काइल कैडमियम फर्दर RCOCl के साथ रिएक्ट करके RCOR बना रहा है। रिएक्शन काफी सिंपल है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने एक सिंपल सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया CH3MgBr और उसमें डाल दिया CdCl2। अब कैडमियम की 2 वैलेंसी है ना Cd2+, तो यहां पर जो CH3 आएंगे वो 2 ही तो आएंगे, तो CH3 का स्क्वायर CD प्लस 2 टाइम्स Mg के साथ Br तो है ही है, या Cl ले लो, Mg के साथ Br तो था ही, CdCl2 का Cl भी आ गया। यहां पर 2 मोल्स लेने जरूरी है किसके, एसिड क्लोराइड के, तभी आपको एक स्टेबल कीटोन और एक बैलेंस्ड कीटोन मिलेगा। अब आप एसिड क्लोराइड कोई भी ले लो, लाइक फिर से मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, इथेनॉइल क्लोराइड 2 टाइम्स CH3COCl प्लस CH3 का होल स्क्वायर CD। बेटा ये जो ऊपर बना था ना डाई मिथाइल कैडमियम, उसको ले लिया। देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ का Cl यहाँ का CD ये हटा देना है, तो CdCl2 हट जाएगा, CdCl2 हट जाएगा। ये वाली चीज जो बची यहाँ का मिथाइल और यहाँ का COCH3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH3 COCH3 ये आपका प्रोडक्ट हो गया। आती है बात समझ में? कोई और भी आ सकता था, जैसे बेंजीन से रिलेटेड एक कंपाउंड देख लो, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, आपने बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन C2H5 होल स्क्वायर CD से करा दी, तो बस आपको बच्चों क्या बात ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखनी है कि CdCl2 निकल गया, यहाँ से CD और यहाँ से Cl2 ये निकल गया, बाकी जो बच रहा है उसको आपस में जोड़ देंगे, यहाँ से C2H5 बचा, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O बचा, तो बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और इधर है C2H5। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल से कैसे हो रहा है, यहाँ पे सामने सामने रिएक्शन लिखी है, पहले इसको समझ लेते हैं। नाइट्राइल्स में आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप कोई सा भी ले सकते हो। Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ का जो नेगेटिव वाला है C6H5 वो इस कार्बन पॉजिटिव पर आके अटैक करेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो C और N के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो MgBr है वो N के साथ आकर जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है C6H5 इस कार्बन पे आकर अटैक किया था। अब जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर चूंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है
तो वाटर मॉलिक्यूल भी 2 आएंगे, और फिर से यही बात रहेगी कि कार्बन के पास 2 OH आएंगे और नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। फिर जब कार्बन के पास 2 OH आएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और बचेगा C डबल बॉन्ड O। तो ये देखिए आपके पास कीटोन बच रहा है। अगर हम बाई प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पर, तो हमें मिल रहा है NHH और इधर रहा MgBr। ठीक है, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और जब हाइड्रोलिसिस होता है तो नाइट्रोजन जो कि पार्शियल नेगेटिव साइन है उसके पास एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, और MgBr के पास पानी का OH आ जाएगा। तो यानी कि बाई प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो एमोनिया NH3 प्लस मैग्नीशियम, और इसके साथ एक जगह ब्रोमीन और एक जगह OH लगा होगा। समझ में आई बात? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा कि ये तरीका रिवीजन के लिए आपको कैसा लग रहा है, क्या इसी तरीके से फर्दर आगे कंटिन्यू करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका रिप्लाई हम लोगों को हौसला देता है। ठीक, हम लोग यहाँ से एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं नाइट्राइल्स के लिए। जैसे एक सिंपल सा केस ले लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन करवाई हमने CH3 MgBr। ठीक, तो बस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये सब लगा दो। Mg पार्शियल पॉजिटिव, जिसकी वजह से यहाँ पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव वाले के पास जाकर अटैक कर देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। C ट्रिपल बॉन्ड N है तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर CH3 लग चुका है। अब नाइट्रोजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो किसको बुला लेगा अपने पास? MgBr को। अब क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होने पर पानी का जो OH है, जो 2 OH हैं, वो इस कार्बन के पास आ जाएंगे। एक कार्बन पे 2 OH टिकते नहीं हैं, अनस्टेबल होते हैं, हिंड्रेंस लगता है तगड़ा, यहाँ पर H2O निकल जाएगा। H2O निकल जाएगा तो देखो बेटा आपको एसीटोन मिल गया। बाय प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो NMgBr बचा था, जिसमें नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। भाई अगर कार्बन तुम्हारे 2 OH लेगा पानी के, तो H कौन लेगा? H प्लस कौन लेगा? नाइट्रोजन लेगा। तो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आ गए, और MgBr ये बच गया। इसका फिर से हाइड्रोलिसिस होगा, मैंने समझाया था। फिर से जब हाइड्रोलिसिस होगा तो एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास आएगा और Mg के पास आ जाएगा OH, तो आपको NH3 प्लस MgBrOH बच जाएगा। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन। बेटा ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, जिसमें आप लोग RCOCl ले लो या ArCOCl ले लो, इसमें एनहाइड्रस Cl3 डालते हैं तो ये क्या होता है? लुईस एसिड। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो Cl को लेकर भाग जाता है, तो RCO पॉजिटिव बचता है, वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से ये चीज को समझ में आ जाए। ये देखो, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे इंटेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एनहाइड्रस Cl3 लिया है तो यहाँ से ये क्लोरीन को हटा देगा, बचेगा क्या? COC2H5। ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा ना जब Cl हटेगा तो यहाँ पहले का आंसर क्या आ जाएगा? बेंजीन के ऊपर COC2H5। दूसरी वाली की बात करें तो देखो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ से CD, यहाँ से Cl, यानी कि CdCl2 हट जाएगा, जो बच रहा है उसको जोड़ दो। CH3CO यहाँ बच रहा है तो CH3CO, यहाँ क्या बच रहा है? CH2C6H5, CH2C6H5। तो दिस इज द मेन प्रोडक्ट, कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये देखो हाइड्रेशन हो रहा है, पानी ऐड होगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हमने आपको एग्जाम्पल अभी पीछे समझाया था कि हम लोग क्या करते हैं, गरीब को गरीब कर देते हैं, अमीर को अमीर कर देते हैं, और फिर वो टॉटोमेराइजेशन हो जाता है। टॉटोमेराइजेशन होता है तो ये हाइड्रोजन कूद कर यहाँ आ जाता है, और इसका जो ये डबल बॉन्ड है वो कूद कर यहाँ आ जाता है, तो आपको कीटोन मिलेगा। तो एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है।
CrO2Cl2 ये क्रोमिक क्लोराइड है और ये क्या करता है, जब मिथाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो इसको CHO में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन का नाम इटार्ड्स रिएक्शन हुआ करता था और NO2 पे कोई असर नहीं आएगा, यानी कि CH3 वाली चीज़ CHO में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर नीचे बेंजीन आएगा और नीचे NO2 लगा हुआ है। तो लगे हाथ आप ये काम भी कर सकते हैं। ऊपर वाला अगर क्वेश्चन देख लें तो वो सॉल्व्ड था और ये कह रहा है कि आपको रिएजेंट बताना है जो हेक्सेनॉल को हेक्सेनल में कन्वर्ट कर सके। तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमको उसके लिए क्या चाहिए होता है, पीसीसी। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर हमको साइक्लोहेक्सेनॉल को साइक्लोहेक्सेनोन में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है जो कि है K2Cr2O7 इन दी एसिडिक मीडियम। तो ऐसे करके कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आंसर्स भी आपको लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे एक और ये इंपॉर्टेंट है, इथेन नाइट्राइल टू इथेनल, तो नाइट्राइल ग्रुप अगर इथेनल में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए डिबाल एच ले सकते हैं या स्टीफन रिडक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अक्सर क्वेश्चन बस सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड या बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पूछा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पूछा जाता है तो उसका अक्सर आंसर निर्भर करता है सिर्फ 2 बातों पे। एक ये देखना है कि उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा लग रहा है और ये देखना है कि कहीं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं दिखला रहा। तो आइए एक बार इसकी जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान देते हैं। मिथेनॉल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, इथेनॉल इज अ वोलेटाइल लिक्विड, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। The boiling point of aldehyde and ketones are higher than the hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है अगर हम लोग कंपेयर करें ईथर्स या हाइड्रोकार्बन से। वाई? इट इज ड्यू टू द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल्स, क्योंकि देखो एल्कोहल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बहुत तगड़ी होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां स्तर आ जाता है तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के नीचे ही बैठता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एल्कोहल का ज़्यादा, फिर एल्डिहाइड कीटोन का, फिर आपके ईथर का और फिर आपके हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन मतलब समझ रहे हो ना, एल्केन एल्कीन, उसमें तो भैया वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। The lower members of aldehyde and ketones such as methanol, ethanol, propanol are miscible with water in the proportion because they form hydrogen bonds with the water molecule। लेकिन ये अगर तुम्हारी सॉल्युबिलिटी अगर मिथेनॉल इथेनॉल की हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर इससे बड़े ग्रुप ले लोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर आ जाएगा जिसकी वजह से वो सॉल्युबल नहीं होंगे। यही बात यहाँ पर वो कहना चाह रहा है, हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिक्रीजेस रैपिडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द एल्काइल चेन। All aldehyde and ketones are fairly soluble in organic solvents like benzene, ether, methanol, chloroform। Lower aldehydes have the pungent order, ये हालांकि कोई खास मायने नहीं रखता। As the size of the molecules increases, the order becomes less pungent and more fragrant and naturally blah 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 blah। तो मेन मुद्दे की बात ये थी भाई बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरी क्या थी उसकी सॉल्युबिलिटी। तो जैसे अरेंज करने को कह रहा है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अब एक तरफ यहाँ पे एल्डिहाइड है, ये आपका अल्कोहल है, ये आपका ईथर है और ये आपका हाइड्रोकार्बन है। अभी मैंने आपको आंसर बोल दिया था। एल्कोहल के बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। अब ये जो बेटा तुम्हारा ये ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल में क्या होगा कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो वाटर को ज़्यादा लगेगा जिसकी वजह से इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा नहीं होगा और साथ में इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे जो कि वीक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन। तो अल्कोहल का सबसे बढ़िया बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा। ईथर में चूंकि ऑक्सीजन है फिर से थोड़ा सा वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रह सकता है इसके अंदर, तो इसलिए ईथर। और सबसे वीकेस्ट है एल्केन एल्कीन एल्काइन जिसके अंदर वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो कि बहुत ही कमजोर होते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इस आंसर को यहाँ पे बुक में लिखा है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स रेंज टू 72 to 74। Butane, 1 all are associated through intermolecular hydrogen bonding. Therefore, the boiling point of butanol will be the highest। Butanol is more polar than the ethoxyethane। more polar बोल रहा है, polar। ठीक है, polar क्यों? क्योंकि इस पर C डबल बॉन्ड O है
तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। और ईथर कम पोलर क्यों है? क्योंकि ईथर में कोई ऐसा डबल बॉन्ड तो है नहीं जो टूटेगा। अब यहाँ पे ओ सी से जुड़ा है तो सी पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ओ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। अब एक जगह पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, एक जगह प्योर पॉजिटिव और प्योर नेगेटिव है, तो ज्यादा पोलर कौन हुआ? सीओ। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें हुआ? सीओ। किसका सीओ? एल्डिहाइड का सीओ। तो ज्यादा प्यार होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ज्यादा शक्ति लगेगी तोड़ने में। Therefore, the intermolecular dipole-dipole attraction is stronger in the former. Former मतलब aldehyde. And pentane molecules have weak van der Waals forces of attraction, and hence the boiling point is following this order. क्लियर हो गई बात? पक्का? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलो 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 चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं सॉल्व करने को। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होगा, फिर आपके एल्डिहाइड का होगा, फिर आपके ईथर का होगा, और फिर आप एल्केन को लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो बेटा जिस तरह से एल्डिहाइड और जैसे आप लोगों ने हेलोल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 पढ़ा था, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस थी, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस थी। अगर कोई आपसे पूछे कि केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम एल्डिहाइड कीटोन्स की पढ़ें तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, पहचान क्या है, तो कह देना NAR, नार। बादशाह। एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये इतने बड़े बड़े डायग्राम देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है भैया। ये एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है, हम अपनी जुबानी इस बात को बताना चाहेंगे आपको। मान लीजिए यहाँ पे एल्डिहाइड है, सुनते रहना बस बड़े ध्यान से, और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बोनिल ग्रुप के C पॉजिटिव पे अटैक करेगा, है ना। C पॉजिटिव पे अटैक करेगा ये, और ये डबल बॉन्ड कूद कर यहां आ जाएगा। और यहाँ पे चाहो तो H+ ला सकते हो, या यहाँ पे सिर्फ OE लिखा रहने दो, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आप ये बताइए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2। लेकिन जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक किया, एडिशन हो गया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नाम है। अब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते दौरान आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला जाता है, यानी कि चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अकर्स। अब न्यूक्लियोफाइल दो चीजों पे अटैक कर सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन पे। तो किस पे ज्यादा अच्छे से अटैक करेगा, किस पे रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे मेरी एक वीडियो है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में ज्यादा है, एल्डिहाइड या कीटोन में? तो आंसर है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो देखो नार जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन के कंपैरिजन, और नार दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर प्लस आई इफेक्ट है, दूसरा फैक्टर स्टीरिक हिंड्रेंस है। अब एल्डिहाइड तुम लोग के दिमाग में CH3CHO आ गया, कीटोन तुम लोग के दिमाग में हम भर देते हैं CH3COCH3। देखो बेटा, एक न्यूक्लियोफाइल साइनाइड था जो कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पॉजिटिव पे जाके अटैक कर रहा था। अगर पॉजिटिव चार्ज मर जाए, कम हो जाए, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक अच्छा होगा? नहीं होगा, देर से होगा, बेकार होगा, लुल होगा। लेकिन अगर यही कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर दिया जाए, ज्यादा, तो क्या होगा? अटैक बहुत तेज होगा, फास्ट होगा। यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जितना होगा ज्यादा, क्या कह रहा हूं मैं, फिर से बात ध्यान देना, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना फास्ट अटैक होगा, उतनी बढ़िया रिएक्शन होगी। अब प्लस आई इफेक्ट
कीटोन में दोनों तरफ से लगेगा और ये कार्बन के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव साइन को मार देगा। लेकिन एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप होता है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और उसके पॉजिटिव चार्ज को मारने की कोशिश करेगी। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव कहां पे मरेगा, एल्डिहाइड पे कि कीटोन पे? यस, वेरी गुड, कीटोन पे। कीटोन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, यानी कि कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। साथ में स्टीरिक हिंड्रेंस, भाई दो दो बल्कि ग्रुप लगे हैं कीटोन में, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं, एल्डिहाइड में एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप लगा है। बट ऑब्वियस की बात है कि स्टीरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड में कम है, कीटोन में ज्यादा है। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नार के, मतलब जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतना कम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। और ये दोनों बातें कीटोन अच्छे से दिखा देता है, इसलिए उसका बेचारा जो रिएक्टिविटी है वो कम होता है, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है। तो ये सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी को लेकर देख लो, चाहे ये sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन को लेकर देख लो। तो अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजाइल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू प्रोपेनल? तो एक तरफ आपको एल्डिहाइड दिया और एक तरफ आपको, अच्छा दोनों तरफ एल्डिहाइड दिए, दोनों तरफ एल्डिहाइड दिए, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड से रिलेटेड। तो चलिए इस चीज को भी देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि मैंने जो आपको जवाब दिया, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, वो एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन से रिलेटेड था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन में से अगर हम एरोमेटिक्स को कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो हमेशा याद रखना एलिफेटिक्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक्स। ऐसा क्यों? एरोमेटिक में यार बेंजीन होता है तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लगेगा, बट ऑब्वियस की बात है, और अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा तो नार बेकार हो जाएगी। स्टीरिक हिंड्रेंस के साथ साथ अगर हम एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं तो बेंजीन ग्रुप अपना प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। सी डबल बॉन्ड हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ले नहीं सकता, फिनाइल ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। कार्बन पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव था, पार्शियल नेगेटिव था, लेकिन जब डबल बॉन्ड आएगा तो वो मर जाएगा। कहीं से भी पॉजिटिव चार्ज आने नहीं देगा बेंजीन रिंग, किस पे? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे, बल्कि बेंजीन के अंदर जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव आएगा। सो द पॉजिटिव चार्ज हैज बीन डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग, या ये कह लीजिए बेंजीन रिंग ने कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को मार डाला भाई, तगड़े तरीके से रेजोनेंस से मार डाला। रेजोनेंस की मार बहुत तकड़ी मार होती है, बहुत बहुत तकड़ी मार होती है। जहां रेजोनेंस आ जाए वहां भैया खल्लास, खत्म हो गई कहानी। एक तो साला बेंजीन है, ऊपर से इतना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस लेकर बैठा है, तो नार बेकार हो गया। ऊपर से यहाँ पे बेंजीन क्या लगा रहा है, प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। जहां पे बेचारा कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव उसको दिखाई दे रहा था, उसको हजम नहीं हो रही थी बात, उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, उसके पार्शियल पॉजिटिव को भी मार दिया। पॉजिटिव है ही नहीं तो मतलब बेकार एकदम लुल। तो ये एनसीईआरटी ने यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक तरफ अगर बेंजाइल्डिहाइड रख दिया जाए और एक तरफ प्रोपेनल रख दिया जाए, यानी कि दोनों एल्डिहाइड्स हैं लेकिन एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है, तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो प्रोपेनल ज्यादा रिएक्टिव होगा। बेंजाइल्डिहाइड क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। फर्स्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस बेंजाइल्डिहाइड में ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द बेंजीन रिंग, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ द बेंजीन which will reduces the positive charge on the carbonyl group. तो आईएनसीईआरटी ने देखो किस तरह से आंसर लिखा है इसका। द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द बेंजाइल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। इट्स अ कीवर्ड, इट्स लेस इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब उसका कार्बन का पॉजिटिव कम है। अब एग्जाम में ये तो नहीं लिख कर आओगे ना कि सर वहां पे उसका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज मर गया। कार्बन पे पॉजिटिव का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब उसके अगर पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हो तो उसको अच्छी भाषा में क्या लिखेंगे, दैट इट इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। So it is less electrophilic than the carbon atom of the carbonyl group present in the propanol. The polarity of the carbonyl group is reduced in benzaldehyde due to the resonance as shown below.
हमने दिखा दी, and hence it is less reactive than propanol. So let us study some examples related to nucleophilic addition reaction, है ना? तो पहला एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ HCN, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको मिलता है जिसका नाम सियानोहाइड्रिन है, ये लिखा है। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ मैं, CH3CHO, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन जब आप HCN से कराते हो तो क्या मिलेगा आपको? तो आप एक बार कंसेप्ट सीख लीजिए, साइनाइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा? ट्याऊं 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 ट्याऊं, कार्बन के पॉजिटिव पे। तो CH3 CH, CH डबल बॉन्ड O टूट जाएगा, एडिशन तभी तो हो पाएगा। तो O नेगेटिव के पास H प्लस आ जाएगा, कार्बन के पास CN आ जाएगा। अब उस कार्बन से जिसके पास OH भी हो और साइनाइड ग्रुप भी हो, OH भी हो, साइनाइड ग्रुप भी हो, इस फॉर्मेशन को सियानोहाइड्रिन कहते हैं। ठीक है, एक कार्बन से ही OH हो, एक ही कार्बन से साइनाइड हो, दैट इज सियानोहाइड्रिन। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब ये कि NaHSO3। अब NaHSO3 में Na हो गया पार्शियल पॉजिटिव और HSO3 हो गया पार्शियल नेगेटिव। तो HSO3 कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक मारेगा तो इस तरह से जुड़ जाएगा, भाई O पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो OSO2H, और यहाँ पर O के साथ Na आ जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, यानी कि ऊपर से जो हाइड्रोजन था वो नीचे आ गया और नीचे का सोडियम ऊपर चला गया। तो ये हमको बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड मिलता है। द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो रिवर्सिबल साइन है तो इक्विलिब्रियम आ सकता है। द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट की तरफ। फॉर मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स अगर होगा तो कह रहा है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है दैट विल बी ऑलवेज टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, बट अगर 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 कीटोन हुआ तो वो पीछे की तरफ भागेगा बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि NaHSO3 उस पर बेटर अटैक नहीं कर पाएगा। ये चीज़ हम पढ़कर आ ही रहे हैं ना कि एल्डिहाइड्स आर यू नो गुड फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस एंड लेफ्ट फॉर द मोस्ट ऑफ द कीटोन्स ड्यूरिंग द स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम लोग पहले ही यूनिट में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक याद दिला देता हूँ कि अगर जैसे मान लो तुमने कीटोन लिया और कीटोन की रिएक्शन तुमने किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे कि CH3MgBr से कर दी, तो रिएक्शन क्या होगी? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव किसके पास जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के पास, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, O के पास MgBr आ जाएगा और ऊपर से यहाँ पर आ जाएगा CH3 जो कि CH3MgBr से आया है। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने पर MgBr ग्रुप हट जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। और MgBr के साथ Mg के साथ OH जुड़ जाएगा। So this is how you can add the Grignard region to any kind of aldehyde and ketones. तो अगर आप लोग फॉर्मेल्डिहाइड लेते हो तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। अगर आप कोई और दूसरा एल्डिहाइड लेते हो रैदर देन फॉर्मेल्डिहाइड तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और अगर आप कीटोन लेते हो तो जो हम सामने एग्जांपल दिखाया आपको 3 डिग्री कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग पढ़ने जा रहे हो जिसका नाम एसीटल या हेमी एसीटल है। ये एक एक नंबर में काफ़ी हद तक पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये। Aldehydes react with one equivalent. Aldehydes react with one equivalent of monohydric alcohol. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब हो गया ROH। डाइहाइड्रिक मतलब 2 R हो और 2 OH हो। ट्राइहाइड्रिक मतलब 3 R हो और 3 OH हो। In the presence of the dry HCl gas to gives alkoxy alcohol intermediate known as hemiacetal.
आइए मैं ये रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। कह रहा है कि आपने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, उसकी रिएक्शन आपने एल्कोहल के साथ करा दी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंसेप्ट की अगर माने तो CH3O माइनस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल ग्रुप पे आकर अटैक मारेगा तो CH3 CHO के साथ H आ जाएगा जो कि ये पार्शियल पॉजिटिव वाला है, और इस C के साथ आ जाएगा OCH3। अब एक ही कार्बन पे बच्चों ध्यान देना, एक ही कार्बन पे अगर OH भी हो और एक ही कार्बन पे OCH3 भी हो तो OCH3 ग्रुप होता है एल्कोक्सी और एल्कोहल ग्रुप होता है एल्कोहल। तो ये क्या बन रहा है, एल्कऑक्सी एल्कोहल ग्रुप। ये यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी में, एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट। इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल। इसी को क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। तो यानी कि एक ही कार्बन पे OH भी हो और उसी कार्बन के साथ OR ग्रुप भी जुड़ा हो, एल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, दैट इज हेमी एसिटल। अब अगर मान लो जो OH है उस OH को हटाकर हम OR ग्रुप ले आए, यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप ले आए, यानी कि डाई एल्कोक्सी ग्रुप ले आए, तो दैट इज नोन एज दी एसिटल। तो देखिए अब इसको नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको ये हटा रहा हूँ यहाँ से। ये फिर से कह रहा है जो आपको हेमी एसिटल मिला था वो हेमी एसिटल फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। वो जो हेमी एसिटल मिला था क्या मिला था, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, CH3 यहाँ पर OH और यहाँ पे OCH3। इसकी रिएक्शन हमने ड्राई एसियल गैस के प्रेजेंस में फिर से CH3OH के साथ करा दी, ठीक है। तो यहाँ से OH हटकर यहाँ का OCH3 आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। तो ये OCH3 जुड़ गया और यहाँ पर तो OCH3 था ही। क्लियर हो गई बात। तो ये जो डाई एल्कोक्सी ग्रुप बना है इसको जेम डाई एल्कोक्सी ग्रुप क्यों कहते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी में लिखा है जेम डाई एल्कोक्सी ग्रुप। जेमिनल कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें सेम दो ग्रुप लगे हों। अगर एक ही कार्बन से दो OH लगे हैं तो वो जेम डाईहाइड्रोक्सी है। अगर एक ही कार्बन से दो क्लोराइड लगे हैं तो वो जेम डाई क्लोराइड है। हैलाइड ग्रुप लगे हैं तो वो जेम डाई हैलाइड्स हैं। यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप दो दो लगे हैं तो ये जेम डाई एल्कोक्सी है, और इसी जेम डाई एल्कोक्सी को एसीटल कहते हैं। अब तुम अगर सोचो कि कीटोन्स भी ऐसे रिएक्ट करेंगे तो याद रखना नहीं रखेंगे, नहीं होगा। यानी कि तुम्हें कीटल नाम की चीज नहीं मिल सकती। क्यों, स्टीरिक हिंडेंस और NAR बहुत कम दिखाता है, जिसकी वजह से कीटोन के साथ अल्कोहल का कोई भी समझौता नहीं होने वाला। तो ये जो रिएक्शन है इट इज ओनली वैलिड फॉर एल्डिहाइड एंड नॉट फॉर कीटोन्स। लेकिन कीटोन डाईहाइड्रिक अल्कोहल के साथ आराम से रिएक्ट कर सकता है। वो होगा क्या, यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ के दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल मिल जाएगा जो कि साइक्लिक कीटन होता है। तो कीटोन रिएक्ट्स विद इथाइलिन ग्लाइकॉल, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, टू फॉर्म दी साइक्लिक प्रोडक्ट्स नोन एज साइक्लिक कीटन्स। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कीटोन रिएक्ट नहीं करेगा, वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, आपके पास एसीटोन है और एसीटोन की रिएक्शन आपने डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ करी। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मतलब दो कार्बन और उसके साथ दो OH। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और आपको क्या मिला, ये वाला रिजल्ट मिले, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट बात, एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो एमोनिया एंड इट डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं और इनका काम एक ही है, रिमूव दी वाटर मॉलिक्यूल। अपने को तो बस पानी निकालना है, अक्षय कुमार बॉस, है ना। तो यहाँ पर रिएक्शंस कुछ इस तरीके से होती हैं और उनसे पहले आपको इनके नाम याद होने चाहिए।
चलिए आइए सबसे पहले नाम याद करते हैं। ये है आपका सबसे पहला पीक न्यूक्लियोफाइल जिसका नाम है एमोनिया। लेकिन हमें अमोनिया डेरिवेटिव्स को ऐड करना है। आप हेडिंग पढ़ो, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब यहाँ पर अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह कोई दूसरे ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे पहले केस में आपने इंट्रोड्यूस किया OH, तो बेटा इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन। उसी तरीके से दूसरा, अगर आपने एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके बदले एमाइन ग्रुप लिया है NH2NH2, तो ये हो जाता है हाइड्राजीन। अब इसी ग्रुप को, हाइड्राजीन ग्रुप को अगर आप गौर से देखो, NH2NH2, उसमें से एक H हटाकर अगर हम यहाँ पे बेंजीन ग्रुप ले आए तो ये बन जाएगा क्या, फिनाइल, और बाकी हाइड्राजीन तो तुम्हें पता ही है। अब इसी फिनाइल हाइड्राजीन में अगर दूसरे और चौथे पोजीशन पे बेंजीन की अगर आप NO2 ग्रुप ले आओ तो दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, शॉर्ट फॉर्म 2,4 DNP। अब इसी हाइड्राजीन में अगर आप NH2NH2 था, एक H हटाकर आप अगर एमाइड ग्रुप ले आते हैं तो ये बन जाता है सेमी कार्बाजाइड। तो बच्चों ये 5 आपके कोर्स में हैं। इनका नाम, इनका स्ट्रक्चर कैसे याद करना है मैंने कोशिश करी है आपको बताने की। अगर आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया, ना आए तो उससे भी ज़्यादा बढ़िया, बात कुछ हो ही नहीं सकती। करना क्या है, अमोनिया से एक H हटाया, OH लगाया तो हाइड्रोक्सिल अमीन मिला। उस OH को हटाकर NH2 लगा दिया, NH2NH2 हाइड्राजीन मिला। अब NH2NH2 मेन चीज़ है, इसको याद रखो, हाइड्राजीन NH2NH2, उसमें से एक H हटाकर अगर तुमने बेंजीन ग्रुप लगा दिया तो फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। इसी बेंजीन ग्रुप को हटाकर अगर तुमने एमाइड ग्रुप लगा दिया तो सेमी कार्बाजाइड हो गया। अब फिनाइल हाइड्राजीन में अगर तुमने दूसरे और चौथे स्थान पे NO2 लगा दिया तो दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो ये टेबल बनाया गया है, OH में ये आता है, NH2 में ये आता है, ये फिनाइल है, ये 2,4 है, ये सेमी कार्बाजाइड है। अब ये रिएक्शन किसके साथ कैसे करते हैं, तो कोई भी अपने एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ उसको मुझे हटाना पड़ेगा, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेना। अभी मैं सीधा सीधा टेबल से आपको ये चीज़ समझाता ना तो आपको बड़ी टफ लगती, कठिन लगती, ठीक है। सिंस यू आर स्टडिंग फ्रॉम दी वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल, तो आई थिंक मैंने आपको ये जो लिख कर दिखाया, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं होगी और आपको याद हो चुका होगा। तो देखो एल्डिहाइड कीटोन्स किस तरह से अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव ले लो, जैसे फिनाइल हाइड्राजीन ले लिया और हम उसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ करते हैं। एसिडल एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने फिनाइल हाइड्राजीन के साथ कर दी। अब होता क्या है, यहाँ पे पीएच मेंटेन रखना पड़ता है 3 to 4 या 3 to 5। ये क्यों, अभी मैं बताता हूँ। होगा क्या, पानी निकल जाएगा। तो सब रिएक्शंस में बस पानी निकलना है। जो भी अमोनिया डेरिवेटिव लोगे उसका H2 निकलेगा और बगल वाले का एल्डिहाइड कीटोन का O निकलेगा और आपको आंसर एज इट इज ऐड ऑन करके लिख देना है। तो ये लोग, अक्षय कुमार फिल्म है ना बॉस, वो लोग क्या काम करते हैं उसमें, वो कहता है ना अपने को तो बस पानी निकालना है, तो यहाँ पे बस तुमको पानी निकालना है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसका नाम कैसे डिजाइन करेंगे, तो देखो ये जो रिएक्टेंट था इसका नाम क्या था, एसिटल्ड एल्डिहाइड, तो वो लिख देंगे। साथ में ये फिनाइल हाइड्राजीन था, तो हाइड्राजीन का हाइड्रा जोन हो जाता है, तो फिनाइल हाइड्राजोन। उसी तरह अगर
तुम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन लिए होते तो जो बनता वो ऑक्साइन बनता, हाइड्राजीन का हाइड्राजोन हो जाता है, फिनाइल हाइड्राजीन का फिनाइल हाइड्राजोन हो जाता है, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन हो जाता है, सेमी कार्बाजाइड का सेमी कार्बाजोन हो जाता है। आई होप यू मस्ट बी क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी इनकी रिएक्शंस होती हैं तो हमें पीएच की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए। स्लाइटली एसिडिक मीडियम इसलिए चाहिए क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा है कि ये जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं ये लोग वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, तो हमें कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ज़्यादा करना है। वो कैसे ज़्यादा हो सकता है, जब हम कार्बोनिल ग्रुप को स्लाइटली एसिडिक कंडीशन में डालेंगे तो यानी कि उसके पास H+ होगा, H+ होने से ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज घोर पाप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ आ जाएगा। तो जहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव था, एसिडिक मीडियम से कार्बन पे प्योर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन हैज बीन इंक्रीज्ड by maintaining the pH from 3 to 4 or 5. Therefore, slightly acidic medium is required. Yes, slightly acidic conditions is required while we are doing the reactions of the ammonia and derivatives with aldehydes or ketones. Why? Because कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि जो आपके अमोनिया उसके डेरिवेटिव्स हैं वो वीक हैं, वो कमजोर हैं, तुमको आकर्षित करना पड़ेगा अटैक के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिडक्शन से रिलेटेड। तो पहला है रिडक्शन टू एल्कोहल। तो ये हम लोग पढ़े आ रहे हैं कि जब भी हम सोडियम बोरोहाइड्राइड लें NaBH4 या LiLH4 तो वो आपको क्या करते हैं बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेकर देखते हैं CH3, सॉरी CH3CHO, इनका रिडक्शन दिखाना है हमको। तो CH3CHO का अगर आपने रिएक्शन दिखाया, यहाँ पे इरेजिंग करना थोड़ा टफ है। देखो CH3CHO, यहाँ पर आपने LiLH4 डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, C डबल बॉन्ड O को तोड़ेगा, दोनों तरफ एक एक H ले आएगा। रिडक्शन का मतलब होता ही है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो CH3CH2OH बना दिया। अब यहाँ पर तुम NaBH4 भी ले सकते थे। NaBH4 और LiLH4 में फ़र्क इतना है कि NaBH4 नामक चीज़ 3 चीज़ों को ही रिड्यूस कर पाती है, ठीक है? और वो कौन-कौन सी हैं? एक एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, दूसरा कीटोन को रिड्यूस कर देगा और तीसरा एसिड क्लोराइड यानी कि COCl को रिड्यूस कर देगा। लेकिन LiLH4 की खास बात ये है कि वो इन तीनों को तो करेगा ही करेगा, साथ में वो ईस्टर्स को भी करता है, साथ में वो एसिड्स को भी करता है, ठीक है? तो aldehydes and ketones are reduced to primary and secondary alcohols respectively by NHBr4, LLH4 या catalytic hydrogenation। नेक्स्ट आता है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ते हो जिसका नाम क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। दोनों का मकसद एक है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना। कंडीशंस याद करनी है, रटनी है। एक में ZnHgHCl डालते हैं और एक में NH2NH2 विद द इथाइलिक ग्लाइकोल और KOH डालते हैं। क्लीमेंसन एसिडिक कंडीशंस के अंदर होती है और ये बेसिक कंडीशंस के अंदर होती है। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, वरना चाहता तो मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकता था। चाहिए हो तो बता देना। अभी तक हमने वैसे क्लीमेंसन ब्लू कृष्ण पर बनाई नहीं है, लेकिन हाँ आगे इस पर एक वीडियो आने वाली है जल्द। तो क्लीमेंसन और बुल किश्नर पर बेस्ड आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंप्लीट दी फॉलोइंग में, जहाँ पे मान लो जैसे आपको एसीटोफिनोन दिया है, बेंजीन पे COCH3 लगा है और आपको इस तरह से ऐसे कंडीशंस लिख कर देतेगा NH2 NH2, ये NH2NH2 वही है हाइड्राजीन,
ये जो पहला स्टेप है हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राजोन बना रहा है। तो कंबाइंड स्टेप्स पूछ सकते हैं KOH स्लैश इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो कहेगा बताओ प्रोडक्ट, तो आपको सीधा क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देना है एंड दिस इज द आंसर, खत्म। अगला आते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जैसे आपको पता है कि एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में RCOH में कन्वर्ट हो जाता है बड़ी आसानी से। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहाँ पर जो है अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द टॉलरेंस रिएजेंट एंड द फेलिंग्स रिएजेंट। लेकिन अगर कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था यू नीड अ विग्रस कंडीशंस, दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड हाई टेम्परेचर्स। तो वहां पर क्लीवेज अलग तरीके से होता है जिसका नाम हमने बताया था पोपॉफ्स रूल होता है। अब ये पोपॉफ्स रूल कहता क्या है, इसको हम लोग फटाफट निपटा लेते हैं। कोई कीटोन को इमेजिन करो जैसे आपने ले लिया एसीटोन। अब ये सिमेट्रिकल कीटोन है। सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब है कि C डबल बॉन्ड O के इधर जितने कार्बन है उधर भी उतने ही कार्बन हो। तो पहले हम इसका क्लीवेज करके देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल ले लेंगे अनसिमेट्रिकल कीटोन का, उसका भी क्लीवेज करके दिखा देंगे। तो बेटा पोपॉफ्स रूल के हिसाब से वो ये कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज, मतलब CC बॉन्ड क्लीव हो जाता है। आपको क्या करना है, ये CC बॉन्ड तोड़ना है। अब चाहे ये वाला तोड़ो, अब चाहे ये वाला तोड़ो, बात एक ही है। ठीक है, कोई भी एक तोड़ोगे बात एक ही है। तो ये जब तोड़ेंगे तो इधर कितने मिल रहे हैं, 2 कार्बन, इधर कितना मिल रहे हैं, 1 कार्बन। तो इधर बनाओगे 2 कार्बन का एसिड, इधर बनाओगे 1 कार्बन का एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड प्लस मीथेनोइक एसिड। दिस इज द आंसर ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन। खत्म, इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। अब आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि हम आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन का भी एक एग्जाम्पल करवा देते हैं। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन में पेंटेन टू ओन ले लो, बेस्ट रहेगा। चलो ब्यूटेन टू ओन ले लिया, ठीक है। तो एक बार क्लीवेज ऐसे हो सकता है, तो दोनों तरफ 2-2 कार्बन एटम है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड मिलेगा। भाई इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, 2 कार्बन का एसिड और इधर भी 2 कार्बन का एसिड, इथेनोइक एसिड मिल गया। क्लियर। अब अगर क्लीवेज हम इस तरह से करते हैं, अगर हम बॉन्ड का फिजन दूसरी तरीके से करते हैं जैसे ये, तो अब इधर 1 है और इधर 3 है, तो इधर मिलता 3 कार्बन का एसिड CH3 CH2 COH, और उधर 1 कार्बन का एसिड HCOOH। तो एनसीईआरटी ने R के टर्म्स में लिखा है बाय क्लीवेज ऑफ C1C2 बॉन्ड, यानी कि ऐसे तोड़ेंगे तो इधर 2 एसिड्स मिल रही हैं तो RCOH, 2 कार्बन का एसिड, इधर 3 मिल रहे हैं तो इधर 3 कार्बन का एसिड। अगर वो कह रहा है हम C2C3 ब्रेक करते हैं, तो इधर 3 मिल रही हैं, 3 कार्बन का एसिड, इधर 2 मिल रहे हैं, 2 कार्बन का एसिड। वही चीज़ मैंने आपको समझाई, एग्जाम्पल के थ्रू समझाई, जहाँ तक अच्छे समझ में आएगा। टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने कहीं ना कहीं लैब में किया होगा। कभी कभार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, तो 1 मार्क क्वेश्चन है, इट इज एन एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। फॉर्मूला लिख कर दिखाओ, AgNH3 ट्वाइस, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव साइन है और OH माइनस, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो जैसे ही RCHO में डालेंगे, RCHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOH में, तो यहाँ पे RCO माइनस दिखाते हैं क्योंकि अल्कलाइन मीडियम है, OH प्लस को हटा देता है। बाई प्रोडक्ट याद रखिएगा 2 मोल्स Ag, इसी की वजह से टेस्ट ट्यूब पे आपको सिल्वर मिरर दिखाई देता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। टॉलेंट टेस्ट को क्या कहते हैं बच्चों, टॉलेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। और ये सिर्फ एल्डिहाइड ही दिखाते हैं, कीटोन नहीं दिखाते हैं। इट इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो। कीटोन्स क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते इसलिए ये नहीं दिखलाते।
नेक्स्ट आता है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के लिए फेलिंग रिएजेंट जरूरत पड़ती है। अब फेलिंग रिएजेंट जो है दो चीजों से मिलकर बना है, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है? एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टारट्रेट, जिसको रॉशल सॉल्ट भी कहा जाता है। आइए इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेस ऑफ टू सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, तो बेटा 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एंड फेलिंग सोल्यूशन बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रॉशल सॉल्ट कहते हैं। और इनको हम लोग जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर आपको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। किसका? क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। तो टॉलरेंट टेस्ट की पहचान क्या है? आप कब सोचोगे कि ये आपको एल्डिहाइड दे रहा है? जब आपको सिल्वर मिरर दिखाई देने लगेगा अलोंग द वॉल्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो करते क्या है, एल्डिहाइड के ऊपर टॉलरेंट रिएजेंट डालते हैं और खूब तकड़ी हीट करते हैं, तो आपको सिल्वर मिरर दिखाई देने लगता है। कीटोन होगा तो नहीं होगी रिएक्शन, कुछ नहीं दिखाई देगा। फेलिंग टेस्ट में याद रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही ये टेस्ट देते हैं, जिसमें हम लोग फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी, मतलब दोनों आपको मिक्स करके लैब में दिया गया होता है। उसको बस आपको डाल देना होता है और आपको देखना होता है कि क्या रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका होता है? कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट इज ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। नेक्स्ट कम्स द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय द हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आयोडोफॉर्म। हेलोफॉर्म का मतलब कुछ भी, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, बट here we are mostly talking about the iodoform test। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से ग्रुप देते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी ने बड़े ही अच्छे से लिखा है। जिसके पास COCH3 ग्रुप होगा वो एक आयोडोफॉर्म देता है, या CH3CHOH ग्रुप होगा वो आयोडोफॉर्म देता है। उसके अलावा और कोई भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। आयोडोफॉर्म टेस्ट की पहचान क्या है कि उसमें रिएजेंट लिखा होगा क्वेश्चन में NaOH प्लस I2, या इस तरह से लिखा होगा NaOI। तो जैसे ही लिखा हो तो समझ आना आयोडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है। तो ये जो COCH3 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? चलिए आइए एक बार एक एग्जांपल लेकर कन्वर्ट करके दिखा देते हैं आपको। जैसे आपने लिया CH3 CO CH2 CH3 और इसकी रिएक्शन आपने NaOI के साथ कराई। तो बेटा जी होने क्या वाला है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो COCH3 ग्रुप है, COCH3 ग्रुप का ये जो CH3 है ये आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि CHI3। आयोडो फॉर्म का फॉर्मूला बच्चे CH3I लिख देते हैं, CHI3 होता है। CHI3 के आने से आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। बाकी जो 3 कार्बन बचे उसकी बन जाएगी कार्बोक्सिलेट, CH3 CH2 COO- या COONA बना दो। तो ये इसकी जनरल रिएक्शन रही भैया। RCOCH3 NaOX के प्रेजेंस में RCONA प्लस CHX3 देता है। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो उसके पास अगर COCH3 ग्रुप है तो भैया ये वो रिएक्शन दिखाएगा। अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करें तो सिर्फ शायद एसिटल एल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल ही ऐसा है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा, बाकी तो कोई नहीं दिखा सकता। एनसीईआरटी का एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है आपके, क्या कह रहा है जरा माहौल को समझिएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O फॉर्म्स एन ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4 DNP। तो एक C8H8O नाम का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो 2,4 DNP। अभी आप ऊपर पढ़कर आ रहे हो 2,4 DNP हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन वही दिखाते हैं जिनके पास कार्बोनिल ग्रुप हो और वो भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ एल्डिहाइड कीटोन ही होना चाहिए। तो देखो जो पहली लाइन है वो आपको इस बात से हिंट देना चाह रही है कि C8H8O नामक चीज एल्डिहाइड कीटोन में से कोई एक है। नेक्स्ट कह रहा है एंड गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ द NaOH। बेटा NaOH प्लस I2, ये देखो ऊपर पढ़कर आ रहे हो, NaOH प्लस I2 आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। NaOH प्लस I2 आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं COCH3 ग्रुप प्रस्तुत है।
इट नाइदर रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट। ना ही टॉलेंट टेस्ट दे रहा है, देखिए बेटा, ना ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ना ही फेलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। यानी कि 100% ये क्या चीज है, ये कीटोन है। ये एल्डिहाइड नहीं हो सकती, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दोनों दिखाते हैं, लेकिन कीटोन नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नॉर डज इट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर्स और बेयर रिएजेंट। यानी कि यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रस्तुत है, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग ना होती और स्ट्रेट चेन होती तो ब्रोमीन वाटर के साथ वो रिएक्ट कर देता, डबल बॉन्ड टूट जाता। लेकिन बेंजीन चूंकि एरोमेटिक बिहेवियर शो करती है, एरोमेटिक करेक्टर होता है, साइक्लिक रिंग होती है, डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस होता है, इसीलिए बेटा बेंजीन को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन रहता है। इसलिए ब्रोमीन वाटर कुछ भी फर्क नहीं दिखलाता किसमें, बेंजीन में। बेटा साथ में एक बात और बता दूं, जब कार्बन और हाइड्रोजन आप ये देखो कि उनके नंबर एकदम आसपास है, जैसे C भी 8 है, H भी 8 है, C9 है, H9 है, तो ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना कि वो बेंजीन आना ही आना है। कोई भी आप स्ट्रेट चेन ऐसी नहीं खींच सकते जिसमें आप हाइड्रोजन 8 डालें और कार्बन भी 8 डालें, पॉसिबल नहीं है। तो बेंजीन रिंग तो आएगी। तो बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम की हो गई, और बेंजीन रिंग पे 2 कार्बन एटम देखो और बच रहे हैं। और ये देखो यहां पर जब आपने ये बात करी कि NaOH प्लस I2 यानी कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, तो उसमें COCH3 ग्रुप होना चाहिए। अब यार 6 कार्बन एटम की तो बेंजीन ही रिंग बन गई, 2 कार्बन एटम बचे हैं, यानी कि COCH3 ग्रुप बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तभी ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। और देखो बच्चों ये कीटोन भी है, इसका नाम एसीटोफिनोन है, ठीक है। ये कीटोन है, यानी कि टॉलेंस टेस्ट फेलेंस टेस्ट नहीं देगा। ये 2,4 DNP के साथ रिएक्ट कर जाएगा और आयोडोफॉर्म भी देगा। अच्छा, अगर आयोडोफॉर्म देगा तो ये क्या बनाएगा, तो मैंने क्या कहा था, COCH3 वाला ग्रुप जो है वो CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी बेंजीन CO- या बेंजीन CONA। ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बट ऑब्वियस की बात है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बेंजोइक एसिड। तो कितनी खूबसूरती से एनसीईआरटी ने इसका आंसर को एक्सप्लेन किया है, और आपसे भी उम्मीद करी जाती है, ये देखिए ये आंसर आया एसिटोफिनो, आपसे भी ये उम्मीद करी जाती है कि आपको इसको एक्सप्लेन करना है। कह रहा है ए फॉर्म्स 2,4 DNP, देयरफॉर इट इज एन एल्डिहाइड और कीटोन। ये टॉलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस नहीं करता, मतलब ये कीटोन है। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी कि यहाँ पे COCH3 ग्रुप है। ये बेयर्स रिएजेंट या ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करता, यानी कि यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है। एंड देयरफॉर द कंपाउंड इज दिस। तो पूरा एक्सप्लेन करके ही आप आंसर लिखिएगा, डायरेक्ट आप एसीटोफिनोन मत लिखाना, यू हैव टू एक्सप्लेन। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्लो चार्ट के बेसिस पे, वो आपको वर्डिंग्स में एक्सप्लेन करना है। फिर जितने रिएजेंट यूज किए गए हैं क्वेश्चन में, जैसे पहला 2,4 DNP, दूसरा आयोडोफॉर्म, तीसरा टॉलेंस या फेलिंग, चौथा ब्रोमीन वाटर, पांचवा ऑक्सीडेशन। तो ये 5 रिएक्शंस दिखा कर आएंगे बच्चों। तो जैसे 2,4 DNP के साथ किया, पानी निकल गया, ये बन गया। फिर दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने ऑक्सीडेशन वाली दिखा दी, फिर तीसरी हमने आयोडोफॉर्म वाली दिखा दी, चौथी पांचवी रिएक्शन नहीं दे रहे थे, टॉलेंस रिएजेंट हो गया, ब्रोमीन वाटर हो गया, तो वो हमने नहीं लिखी, ठीक है। तो क्लियर होती जा रही है आपको सारी बातें। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिएक्शंस ड्यू टू दी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है एल्डोल कंडेंसेशन, काफी हद तक इंपॉर्टेंट है ये। एल्डोल कंडेंसेशन को लेकर मैं एक बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एल्डोल रिएक्शंस पर एक सेपरेट वीडियो देखेंगे जो मेरे ही द्वारा बनाई गई है, एक्सप्लेन करी गई है। उसके 2-3 पार्ट्स हैं, आप उसको डिटेल में, जितना मर्जी डिटेल में पढ़ना चाहो पढ़ लो। वो IIT JEE नीट बोर्ड सबके काम के आएगी, उसमें विद मैकेनिज्म मैंने एक्सप्लेन किया है। इवन आप एल्डोल भी देख सकते हो। और इसके बाद एक और चीज़ आ रही है जिसका नाम कैनिज़ारो रिएक्शन है बच्चों। इस पर भी 2 वीडियो है, कंसेप्ट पे अलग से बनाई है और क्वेश्चन आंसर्स पे अलग से बनाई है। इसको भी आप विद मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी लेवल पे इस रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। एल्डोल आपके पास 2 तरीके के हैं, एक सेल्फ एल्डोल और एक क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल में क्या होता है, एल्डिहाइड कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम्स दूसरे वाले अपने डुप्लीकेट के साथ रिएक्ट कर जाता है। यानी कि इथेनॉल अगर तुमने रिएक्टेंट लिया है तो इथेनॉल इथेनॉल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, प्रोपेनल प्रोपेनल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एसीटोन एसीटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यानी कि एक रिएक्टेंट जो आप लोगे वो अपने ही डुप्लीकेट भाई के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये सेल्फ एल्डोल है, खुद के साथ।
क्रॉस एल्डोल जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपने एक इथेनॉल लिया तो दूसरा प्रोपेनॉल ले लिया, या फिर कुछ भी ले लो, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आप मिक्सचर ले सकते हो। तो चलिए, एल्डोल कंडेंसेशन की सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो कंडीशन होती है कि वो डाइल्यूट बेस में होती है, डाइल्यूट NaOH। कभी कभार क्वेश्चन में NaOH 10% लिखा हुआ भी आ सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। NaOH 10% क्या सिंबलाइज करेगा? NaOH 10% ये सिंबलाइज करेगा कि वो डाइल्यूट है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है? जो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल में कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, और उस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम हम बार बार क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो जब हम बेस डालते हैं, जब बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन बेस खींच कर ले जाता है और फिर हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो दो कंडीशंस याद रखिएगा, डाइल्यूट NaOH या KOH या CaOH होल स्क्वायर या BaOH होल स्क्वायर, कोई भी बेस होना चाहिए, या NaOH 10% या KOH 10%, कोई भी बेस विद 10% मतलब बहुत डाइल्यूट है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या हुआ कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड का हो चाहे वो कीटोन का हो, उसके बगल में जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। उसी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, एसीटोफिनोन में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है? देखो, इस तरफ तो नहीं है, इस तरफ अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भी तो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन के पास कितने हैं? तीन तीन है। तो एसीटोफिनोन में 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो बस ये समझाना चाहता हूँ कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम देखने का क्या नजरिया रहता है। ठीक है, CH3CHO की बात करें तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती कैसे है। देखो, एल्डोल पहले बनता है। एल्डोल का मतलब हो गया उसमें एल्डिहाइड भी होगा और एल्कोहल भी होगा, फिर उसको हम हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा। तो आपके पास CH3CHO है। इस रिएक्शन को थोड़ा मैं समझाना चाहूँगा, भले ही आपके पास दूसरा ऑप्शन हो नेक्स्ट वीडियो देखने का, जो मैंने एल्डोल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, लेकिन एक ही वीडियो में अगर काम हो जाए तो सर इससे बढ़िया क्या बात होती है। आपने जो बेस लिया वो बेस क्या करेगा? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को खींचकर ले जाएगा, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब वो एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होता है? क्योंकि वो C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा है। C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या होता है? C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। ये जैसे ही खींचेगा तो CH बॉन्ड हल्का होएगा, और जैसे ही CH बॉन्ड हल्का होएगा वो H पॉजिटिव के रूप में बेस के द्वारा खींच लिया जाएगा। तो जैसे ही बेस इस पे अटैक मारेगा, ये अपना एक H प्लस दे देगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH2 माइनस CHO में। सेल्फ एल्डोल में हम दो मॉलिक्यूल्स एक ही एल्डिहाइड या कीटोन के लेते हैं, जैसे CH3CHO के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अब CH3CHO के साथ रिएक्ट होगा। CH3CHO यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है CH2 माइनस CHO में। ये मैं मैकेनिज्म के साथ आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, ये नेगेटिव इस कार्बन पे जाएगा जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, बदले में डबल बॉन्ड टूट के O पर आ जाएगा। तो अब आपको रिएक्शन में क्या दिखाई देगा? आपको रिएक्शन में दिखाई देगा कि यहाँ पर CH3 बचा है, यहाँ पे CH है, इस CH के ऊपर OH आ गया। ठीक है, O नेगेटिव बचेगा तो वो H प्लस पानी से ले लेगा। यहाँ पर जो ये पूरा ग्रुप है CH2CHO वो एज इट इज जुड़ जाएगा।
तो यही मॉलिक्यूल आपको देखो एनसीईआरटी ने भी बना कर दिया है। अब जब हम बेटा हीट करेंगे तो हीट करते हुए ध्यान रखेंगे CHO के बगल में अल्फा कार्बन और उसके बगल में बीटा कार्बन। अल्फा से निकलेगा हाइड्रोजन, बीटा से निकलेगा OH। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और उसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन 1 अल। इसको क्रोटोनल एल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है और ये नाम ज़्यादा फेमस है इसका। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कन्वर्ट इथेनॉल टू क्रोटोनल एल्डिहाइड, यानी कि वो आपसे एल्डोल कंडेंसेशन की मांग कर रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन का बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो कि मैं आपसे कहूँगा आप प्रिफर मत करिएगा। कब? जब आपसे वो कहे कि मुझे एल्डोल कंडेंसेशन करके दिखाओ। वरना जब कंप्लीट द फॉलोइंग आता है आपको पता है कि यहाँ पे एल्डोल लगना और आपको एग्जामिनर कह रहा है कि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है, तब आप ये मेथड लगा सकते हो। और वो मेथड क्या है कि जैसे इथेनॉल का इथेनॉल के साथ ही करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने 2-3 स्टेप्स किए। पहले एक इथेनॉल को मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से उसका H+ निकला और एक न्यूक्लियोफाइल बनकर आया हमारे पास CH2 माइनस CHO, और ये CH2 माइनस CHO ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखलाई। मतलब वो जाकर अटैक मारता है कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पॉजिटिव पे, है ना? ये आपको मैंने करके दिखाया। अब आप इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हो कि अगर हमने CH3CHO लिया तो दूसरा वाला जो एल्डिहाइड लोगे उसका H2, या उसका H2, कौन सा H2? अल्फा। अल्फा अल्फा याद रखना बच्चों, वरना कहानी में दिक्कत आ सकती है। तो ये इसका जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के अल्फा जो हाइड्रोजन है H2, इस तरह से पानी निकाल देंगे तो CH3CHO का एक डबल बॉन्ड हो और दूसरे वाले CH3CHO का जो अल्फा कार्बन का जो H2 मॉलिक्यूल है उसको, इन दोनों को आसपास रख के H2O निकाल दो, H2O निकाल दो। तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको ब्यूट 2 इन 1 मिल रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? मान लो अभी भी तुम्हारे जहन में कोई दिक्कत हो रही है, तुरंत जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एल्डोल कंडेंसेशन को डिटेल में देख सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एल्डोल को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। इसी तरीके से इन लोगों ने एसीटोन का एल्डोल कंडेंसेशन करवाया है और फिर इथेनॉल और प्रोपेनॉल का भी करवाया है। तो एक बार मैं क्रॉस एल्डोल आपको समझा देता हूँ। तो क्रॉस एल्डोल कैसे हुआ होगा, आइए चलिए समझते हैं बच्चों। अब यहाँ पर भी अल्फ़ा है और यहाँ पर ये वाला अल्फ़ा है। बहुत सारे बच्चे इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, ये गलत कर देते हो आप। तो अब होगा क्या, CH3 CHO, इसकी रिएक्शन होगी CH3 CH CHO, और ये रहा आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम जो कि मैंने जानबूझ के एक्सपोज करा दिया। इसको तुम C डबल बॉन्ड O के पास भेज दो। ये रिएक्शन लिखने का तरीका है। तो CH3CH विदाउट यूजिंग मैकेनिज्म, ये रिएक्शन लिखने का तरीका है। जैसे ही हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड O के पास भेजोगे, डबल बॉन्ड O टूट जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड टूटेगा वो इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि CH ऊपर CH3 और ये CH। अब CHO के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा ढूंढो और वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के बाहर फेंक दो। तो यहाँ से अल्फा, यहाँ से बीटा, यहाँ से बेटा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यू विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट, ये ठीक है। अब उल्टा भी तो हो सकता है सर। उल्टा मतलब प्रोपेनल शांति से बैठा रहे और इथेनॉल का जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है ना, वो आकर अटैक मार दे। तो बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पर अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH ऊपर OH, और वो कार्बन और ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड टूटा है वो CH2 CHO के साथ आकर जुड़ जाएगा। अब इसको जब हम बेटा हीट करेंगे तो अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH जाएगा और आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा।
तो ये होते हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। क्या होते हैं ये? क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स। एक बार इथेनॉल ने प्रोपेनॉल पे अटैक मारा, एक बार प्रोपेनॉल ने इथेनॉल पे अटैक मारा, क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। मान लो दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम ना होता तो वो सक्षम ही ना होता अटैक मारने के लिए। अच्छा, जो ऊपर दो प्रोडक्ट्स बने हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये क्या है? इथेनॉल का इथेनॉल के साथ भी तो हो सकता था सेल्फ एल्डोल, और प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल के साथ हो सकता था सेल्फ एल्डोल, और वो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो बेसिकली क्रॉस एल्डोल में यू हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्रोडक्ट्स। 4 प्रोडक्ट कैसे? जो दो रिएक्टेंट्स होंगे वो आपस में सेल्फ एल्डोल दिखा सकते हैं, तो 2 प्रोडक्ट तो वो हो गए। फिर दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो जैसे इथेनॉल ने प्रोपेनॉल पे अटैक मारा तो एक प्रोडक्ट मिला, और प्रोपेनॉल ने जब इथेनॉल पे अटैक मारा तो एक प्रोडक्ट मिला। बोलिए, वह समझ में आती है? और मैं कह रहा हूं बार बार, अगर दिक्कत लग रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और यूज करो। नेक्स्ट आता है कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन में आपको क्या ध्यान देना है कि बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस हैं जो एल्डोल में पड़ी थी। देखो बेटा, एल्डोल में क्या था? डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट बेस लेना था। यहाँ पे कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH लेना है। और यहाँ पे कभी कभार ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है कि KOH 50%। कह रहा है कि एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो कंसंट्रेटेड NaOH या KOH, यानी कि KOH 50% होने के साथ साथ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। एल्डोल का एकदम उल्टा, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगी? इट विल अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी चीज को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती थी? जिसमें एक ही एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, रिड्यूस भी हो रहा हो। So in this reaction one molecule of the aldehyde is reduced to alcohol। अब भाई एल्डिहाइड के लिए ये एप्लीकेबल है, कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल है नहीं। डेफिनेशन देखो कैनिजारो की क्या है? एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो सिर्फ एल्डिहाइड के लिए है। अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है? एसिड। रिडक्शन क्या होता है? अल्कोहल। तो यानी कि जब ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाएगा तो 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा। एसिड किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। अल्कोहल किसकी वजह से? रिडक्शन की वजह से। So one molecule of the aldehyde is reduced to alcohol while another is oxidized to carboxylic acid. So let's take the example of the formaldehyde which does not contain any alpha hydrogen atom. Concentrated NH के साथ रिएक्शन किया तो एक बार ये अल्कोहल बनाएगा HCH2 यानी कि CH3OH बेसिकली, और एक बनाएगा HCOOH। अब देखो, चूंकि कंसंट्रेटेड बेस लिए हो ना तुम लोग, तो वो H+ को हटाकर यहाँ पे K ले आएगा। सिमिलरली जैसे बेंजाइल्डिहाइड लिया तो बेंजाइल्डिहाइड में CHO वाला ग्रुप एक बार रिडक्शन दिखला रहा है, CH2OH में कन्वर्ट हो रहा है, और एक बार ऑक्सीडेशन दिखला रहा है तो COOH में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन COH वाला H+ टिकेगा नहीं, क्योंकि बेस है तो वो H+ को लेकर भाग जाएगा और Na आ जाएगा, इसलिए सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे कभी भी COH ना लिख कर आना, गलत हो जाएगा, CONA लिख कर आना, ठीक है? ये जो भी तुम बेस ले रहे हो। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो यार देखो, वो ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। अब भैया यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है जो कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, इसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये दे तो सकता नहीं, ये लेगा, और अगर लेगा तो मैटर डायरेक्टिंग ग्रुप है ये। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चाहे आप नाइट्रेशन करा लो, हेलोजिनेशन करा दो, कुछ भी करा लो, ये मेटा पे ही आकर टिकेगा। अब अगर कुछ हम रिएक्टिविटीज़ ऑर्डर्स की बात करते हैं या क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कह रहा है इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दी नार करके आइए। तो देखो, अभी नार ऊपर पढ़कर आ रहे हो। नार में हमने क्या पढ़ा? नार में हमने पढ़ा कि यार एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कीटोन कम रिएक्टिव होता है। क्यों क्यों होता है ऐसा? 2 फैक्टर्स पढ़े थे, प्लस आई इफेक्ट और स्टीरिक हिंड्रेंस। तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। अब अगर एल्डिहाइड में भी तुम बल्किनेस बढ़ाते रहोगे, तो बल्किनेस बढ़ाओगे यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाओगे, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ाओगे तो यानी कि नार कम होगा। तो इथेनॉल और प्रोपेनॉल में कौन जीतेगा? नार में इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और उसके बाद प्रोपेनॉल है, फिर प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन दोनों कीटोन है। तो यानी कि ये 1 सबसे ज्यादा, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। ऑर्डर वाइज छपा हुआ था आंसर, बताओ हद होगी।
इससे आसान क्वेश्चन तुम लोग को कहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एनसीईआरटी बेस्ट है बेटा। नेक्स्ट बेंजाइल्डिहाइड। देखिए बेटा यहाँ पे हम 4 ग्रुप्स बनाना चाहेंगे। आपको सबसे पहले दिया है बेंजाइल्डिहाइड। बेंजाइल्डिहाइड का मतलब बेटा बेंजीन के ऊपर CHO। दूसरा पैरा टॉलाल्डिहाइड। टॉलीन टॉलीन नाम छुपा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यानी कि अपन क्या करेंगे, बेंजाइल्डिहाइड बनाएंगे और बच्चों पैरा पोजीशन पे CH3 को टांग देंगे, GS, दैट इज व्हाट पैराटॉलाल्डिहाइड। तीसरा ग्रुप क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजाइल्डिहाइड। तो ये रहा बेंजाइल्डिहाइड और बच्चों ये रहा पैरा पे नाइट्रो। फोर्थ ग्रुप है एसीटोफिनोन। आंखें दर्द हो गई यार पढ़ा पढ़ा के। तुम लोग की पढ़ पढ़ के होंगी अब तक, तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके ब्रेक ले लो, है ना। पॉज करो, आराम से जाओ, खेलो कूदो थोड़ा। खेलने कूदने में क्या होता है, ऑनलाइन एजुकेशन का जो हमने बेसिक डिसएडवांटेज ये देखा कि बच्चा तुरंत क्लिक करके कहीं दूसरी साइड में चला जाता है, फिर वो वहाँ पे मग्न हो जाता है। वो दूसरी साइड कुछ भी हो सकती है, आप लोग समझदार हैं है ना। तो वहाँ पे एकदम मग्न हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान दो, ज़्यादा कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। हाँ, चाय कॉफ़ी के लिए जा सकते हो। तो भैया देखो बेंजाइल्डिहाइड, हाँ, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। कार्बन का पॉजिटिव चार्ज भैया अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा। CH3 ग्रुप प्लस I या प्लस H, इन दोनों की वजह से C के पॉजिटिव को मारेगा मारेगा मारेगा। और नाइट्रो -I और -R की वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव 3 होगा। 3 के बाद बेटा 1 होगा, 1 के बाद 4 होगा, 4 के बाद सॉरी 3 के बाद होगा 1, 1 के बाद होगा 2। हमने एसिटोफिनोन को एकदम लास्ट में क्यों रखा है, क्योंकि वो तो भैया क्या है, कीटोन। और कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स वेदर इट इज एरोमेटिक और द एलिफेटिक्स in the case of the nucleophilic addition reactions. So I hope you guys have understood this concept, and let's proceed to the next question. So what the next question is saying, you just need to complete the following. Complete the following. तो देखो ये आपका अमोनिया डेरिवेटिव है, इसका नाम हाइड्रोक्सिल अमीन है। ये एमाइन, ये हाइड्रोक्सिल, इसमें से H2 निकल जाएगा और बगल वाले से O निकलेगा। ठीक है, जो भी मिल रहा है एज इट इज लिख डालेंगे। इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, ऑक्साइन। ये भी मैंने आपको ऊपर टेबल में पढ़ाया था, ये देखो ये टेबल था जिसमें NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन था, पानी निकलने के बाद C डबल बॉन्ड NOH बनता है और इस फॉर्मेशन को ऑक्साइन कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव से रिलेटेड कर रहे हैं। मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके एंड यू शुड नो दैट हाउ द आंसर्स शुड बी गिवन। तो ये 2,4 DNP हाइड्राजीन है, इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं। यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा और फिर वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो लिखा है उसको एज इट इज लिख देना है बच्चों। क्लियर, बस वहां से H2 वहां से O, पानी निकाल दिया, जोड़ दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सेमी कार्बाजाइड का इस्तेमाल हुआ है और सेमी कार्बाजाइड में आपके पास 2 H2 हैं। ठीक है, देखो एक H2 ये है, एक H2 ये है। कौन सा H2 निकलेगा, तो हमेशा याद रखना जो एमाइड के साथ जुड़ा है CONH2, वो H2 कभी नहीं निकलेगा।
द रीजन बीइंग वो पुअर न्यूक्लियोफिलिक एंड है, क्योंकि यहाँ का नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो रहा है इसके साथ, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकालना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो इस एंड से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो आपके सामने होगा। क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH CO NH2। तो जानबूझ के क्वेश्चन CONH2 NH2 जो है, CONH2 का H2 जो है इस तरफ लिखा है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आप सॉरी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, यहां से H2 निकालो, यहां से डबल बॉन्ड O और एज इट इज जोड़ दो, खत्म, सिंपल है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे अमोनिया डेरिवेटिव से रिलेटेड। So this is all about aldehydes and ketones, and then next we proceed to the carboxylic acid.